ओला अमिगोस फ्रेंड्स। तो आप लोग का पेपर हुआ अभी 10th बोर्ड साइंस का पेपर हुआ ना, क्लास 10th का। तो हम लोग उसका सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। यहाँ देखते हो पेपर कोड क्या है, 824 EJ है ना। क्लास 10th के साइंस का ये क्या है, सॉल्यूशन है। उसमें आप चाहो तो पेपर मैच करा सकते हो, आपके ऑप्शन सही गए कि नहीं, आपने आंसर सही लिखा है कि नहीं। तो जहाँ तक हो सकेगा आपको प्रॉपर पेपर का सॉल्व दे देंगे सभी क्वेश्चंस का, लॉन्ग आंसर बाकी सब छोड़ करके। ठीक है, जैसे क्या हुआ, पार्ट ए में आपका आया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, किसका है ये, फिजिक्स का पार्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी उत्तल अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा अवतल दर्पण है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो अवतल दर्पण में आभासी कब बनता है, लास्ट वाला केस है ना, वक्र ध्रुव के फोकस हो बीच में रखा हो। किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आप लोग देखा होगा आप लोगों ने, लेंस जो होता है हमारे पास क्या उत्तल लेंस होता है, उसमें उसकी फोकस दूरी जितनी कम रहेगी वो उतना बढ़िया उसकी क्षमता रहेगी। तो हमारा ऑप्शन से हो जाएगा सी। और इसमें हो जाए किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों ने याद किया होगा, बताया था चाहे उत्तल दर्पण हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम मैंने बताया था चाहे उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरियाँ माइनस होती हैं, मतलब सॉरी पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, अवतल हो जाएंगे। अगला देखिएगा इसमें क्या है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो नेत्र में हमने बताया था, नेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है हमारा, रेटिना। रेटिना के हिंदी क्या होती है, दृष्टिपटल, जिसपे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। तो ऑप्शन इसमें से हो जाएगा दृष्टिपटल। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाइयाँ तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। दोनों क्रम देखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे पहले कौन बोला है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न उष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हमें उष्मा का फॉर्मूला लगाना है। हम उष्मा का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें चीज़ें डिफर नहीं होती हैं, क्या, श्रेणी, और वहाँ पे क्या वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, V²/R × T। यहाँ से जब लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 1:4। ठीक है, ये फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में आपका टोटल प्रतिरोध आएगा 2R और समांतर क्रम में पार्श्व क्रम में आपका प्रतिरोध आएगा R/2। ठीक है, दोनों को रखकर यहाँ पे देखेंगे तो 1:4 आ जाएगा। इसमें देखेंगे लघु परपथ के समय, ठीक है, लघु पतन जब होता है तो उसमें क्या होती है, धारा अचानक एकाएक बढ़ जाती है, तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, डिवाइस जिसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है ना, जनरेटर, जनित्र हो जाएगा। ये हमारा कौन सा भाग है, केमिस्ट्री वाला पार्ट है। एंटीमनी उपधातु है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस है ना। Pb पे चार्ज मैंने याद कराया था +2, नाइट्रेट पे चार्ज -1, तो 2 इधर आएगा, लेड नाइट्रेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखें यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला गया है। इसमें देखें तो 2 का 2 गुना और 4, 2 ऐड कर लेंगे तो 2 जाती है, तो एल्केन हो गया हमारा। 2 यहाँ पे 1 है उसका 2 टाइम्स और 2 ये भी एल्केन है। C3, 3 2 जा 6, 2 8 ये भी एल्केन है। तो ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा, C2H4, जो कि हमारा क्या है, एक एल्कीन है ना, असंतृप्त हो जाएगा। प्रोपेनल, अल बोला, अल में कौन सा समूह हो जाएगा, CHO है ना, अल एल्डिहाइड CHO। एसिटिक अम्ल का एपीसी नेम, तो एसिटिक अम्ल का याद किया होगा आप लोगों ने, बार बार लिखाया गया। तो हमने बोला था कार्बनिक वाले चैप्टर में कि एसिटिक अम्ल और एथेनॉल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं की पूछे जाते हैं। तो एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा, 2 कार्बन एथेनोइक एसिड हो जाएगा। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र बताना है। तो आपको पता है ऑक्साइड पे चार्ज मैंने याद कराया क्या होता है, O-2। यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए M पे क्या चार्ज आएगा, 2 Cl है तो M पे चार्ज आएगा 2, इसका भी 2, इसका भी 2, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला MO हो जाएगा। वृक्क का कार्य होता है, ये बायो का सेक्शन है ना, वहाँ पे आया तो वृक्क का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन का होता है। पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं, पत्तियों में है ना, मुकुलन के द्वारा। बर्ड्स माने आप देखोगे यहाँ तो बर्ड्स माने याद किया हम लोगों ने, मुकुलन। तो इनडायरेक्टली सवाल पूछ रहा है, जो कि ब्रायोफिल्म था, NCERT में एग्जाम्पल ब्रायोफिल्म का दिया हुआ है। आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, तो आपने देखा होगा नाम है ना, आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़े होते हैं ना। उसमें जो N होते हैं, जो बेसिस होते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा में, NCERT एग्जाम्पल। मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था, उद्यान मटर। ठीक है, यहाँ पे मीठा मटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे उन्होंने नॉर्मल मटर लिया था, जो भी मतलब होता है गार्डन्स में, तो उद्यान मटर हो जाएगा यहाँ पे। गार्डन पी NCERT में देखें तो वहाँ पे होगा, दिखाई देगा आपको। निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन लिखाया गया था, ये ऑप्शन वहाँ पे आया है। अंडाशय जो कि होता है, गर्भाशय और डिम्बवाहिनी, ये तीनों कैसे फीमेल ऑर्गन्स के पार्ट हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। ठीक है, और ये ऑप्शन खत्म हो गए यहाँ पे। इसमें देखेंगे क्या है, पार्ट बी जो है आपका, उसमें क्या दिया हुआ है, या फिजिक्स से स्टार्ट हुआ है, जिसमें 2-2 नंबर के सवाल मिल रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, किरण आरेख बनाइए
अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। ठीक है, नेचर कहाँ पे बनेगा उसकी प्रकृति लिखिए, तो उसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, किरण आरेख आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा उसका यहाँ पे, ये इस तरीके से बनेगा। अवतल दर्पण पोल एफ सी, जो प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ है, वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में। ठीक है, सी एफ के बीच में रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। और फिर जानते हैं आप, जब इधर जाता है प्रतिबिंब तो क्या होता है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ये इसकी स्थिति हो गई, उसका नेचर हो गया, कहाँ पे बनेगा। दूसरा क्या बोला आपको, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हो, ध्रुव मान पी, फोकस एफ, पी एफ के बीच में रखा हो। तो याद करो, अवतल दर्पण में बार बार बोले थे कि लास्ट वाला केस इंपॉर्टेंट होता है ना, ये लास्ट वाला केस है। अवतल दर्पण में ध्रुव एफ के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, आभासी इसी केस में कैसा होता है, बड़ा होता है, आभासी है तो सीधा रहेगा। ये आपका हो जाएगा अगर ऐसा आपने किया है, बहुत अच्छे। ठीक है, दूसरा क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या कि किसी दर्पण के सामने। अब देखो बातों को ध्यान में याद रखते चलना है, बोला था मैंने क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से चीज़ों को, जो भी आपका गिवन पॉइंट है उसको माइंड में लिखते जाएंगे, या जो भी है लिखते जाएंगे। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई बोल रहा है ये, वस्तु की लंबाई बोला, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ओ कह सकते हैं। ओ कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख दो क्या, आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अभी चिन्ह नहीं लगाओगे जब तक वो बोलेगा नहीं कौन सा दर्पण है या लेंस है। किसी दर्पण, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं है कौन सा दर्पण है, तो आप क्या करो, कोई सा भी दर्पण मान करके सवाल को लगा सकते हो। आपको यहाँ मानना पड़ेगा कि माना दर्पण अवतल है या उत्तल है। तो क्या होगा इससे, अगर अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी को आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। और अगर आपने उत्तल दर्पण माना है तो फोकस दूरी को क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। उस अकॉर्डिंग आपका जो भी आंसर आएगा वो आप लिख करके दिखा दोगे। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे अगर आपने अवतल दर्पण मान करके लगाया सवाल को, ठीक है, यू की वैल्यू एफ की वैल्यू -15 रखी है, तो आपका आंसर आना चाहिए वी, प्रतिबिंब की दूरी आनी चाहिए 60 सेंटीमीटर, है ना। माइनस में आया, इसका मतलब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा, आप लोग जानते हो यहाँ पे। अगर आपने उत्तल दर्पण मान करके लगाया है तो क्या होगा, एफ प्लस रखना पड़ेगा, तो मतलब आप +15 रखोगे, +15 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आंसर आपका आना चाहिए 60/7 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करोगे, दिखा सकते हो, ऐसा भी छोड़ सकते हो, ये इस सेंटीमीटर पे बनेगा, जानते हो आप। ये देखो पॉजिटिव आया है साइन, इसका मतलब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, दर्पण के दूसरी साइड बनेगा, है ना। उसमें एक और सवाल इसने पूछा है, स्थिति, प्रकृति, आकार। ठीक है, और क्या बताइए, आकार बताइए। आकार माने क्या बताना, आई बताना। तो आई के लिए बताए थे ना, दो ही फॉर्मूले लगते हैं, m बराबर I/O होता है। आई बताने के लिए आप दोनों में से जो भी आपने मान करके लगाया है, v की जो वैल्यू है उस v की वैल्यू को यहाँ रख करके, ठीक है, लगा सकते हैं। अगर आपने -60 वैल्यू रखी है तो -60 रखने पर आई जो है -15 सेंटीमीटर आएगा। 15 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ, बड़ा बना, है ना। ऑब्जेक्ट कितने का था, 5 सेंटीमीटर का। 15 सेंटीमीटर मतलब बड़ा बन रहा है, और माइनस का मतलब क्या है, उल्टा है। पॉजिटिव मतलब सीधा और ये माइनस का मतलब उल्टा है। अगर आपने ये वैल्यू रख करके लगाई है ना, v की वैल्यू 60/7 रख करके लगाई है, तो मैंने बोला था जब भी आप सॉल्व करने जाओ तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू लेकर के सॉल्व करो, डेसिमल वाली नहीं। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू रख दो यहाँ पे 60/7 -20/7, तो आपका आंसर आना चाहिए 15/7। ये राउंड फिगर में आप करोगे तो लगभग 2 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का था, ऑब्जेक्ट बन रहा है 2 सेंटीमीटर का, मतलब छोटा बन रहा है, ये लगभग में वैल्यू है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, सीधा। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस तरीके का ये सवाल था, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे मानना था, जो भी आप दर्पण मानते हो उस अकॉर्डिंग लगा देना था। तो ये आपका था 4 नंबर का सवाल था। ठीक है, आसानी से मिल जाते हैं आपको 4 नंबर। तीसरे सवाल पे आएंगे हम लोग। तो लिखा है क्या, किसी 4 ओम प्रतिरोधक, ये मतलब क्या दिया है, आर की वैल्यू की वैल्यू है 100 जूल उष्मा, ये एच दिया हुआ है। ठीक है, और प्रति सेकंड बोला है, इसको आप लोग को समझ जाना है क्या, प्रति सेकंड मतलब t = कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया। इसको मान लेना अपने आप से, मान क्या लेना, बोला ही क्वेश्चन में। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर बताइए। विभवांतर मतलब क्या बताना है, b बताना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया आपको, h दिया है। ठीक है, आपको h गिवन है 100 जूल्स, r गिवन है 4 ओम, t दिया है 1 सेकंड, v बताना। तो आपके पास देखो h के इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। अब मैंने बताया था कि जब h को उष्मा में, कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से भाग देते हैं सब में, लेकिन यहाँ जूल में है तो भाग देने की जरूरत नहीं है। और देखो उसमें कौन कौन सी बातें दी हुई हैं, वो फॉर्मूला उठा के पुट कर दो, आपका लगेगा सवाल इस फॉर्मूले से, इनमें v है नहीं। ठीक है, यहाँ पे i है तो i गिवन नहीं है, तो आपका यही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पे 100 जूल्स, v की वैल्यू यहाँ पे हो गई 4 ओम हो गया, ये 1 हो गया, v² = 400 होगा। -20 ले नहीं सकते, विभव जो माइनस होगा, तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। और
नामांकित चित्र द्वारा किसी विद्युत जनित का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो आपका लॉन्ग आंसर है, ठीक है। बताया गया था कि जनरेटर, जनित्र और मोटर में से कोई एक तो आना ही है फिजिक्स में, ठीक है। तो उसमें से ये आपका है लॉन्ग आंसर में कितने नंबर का है, 6 नंबर का, ठीक है। तो वहाँ से कोई आएगा, आपने तैयारी किया होगा, बढ़िया से लिखा होगा, ठीक है। ये सवाल बार बार बोला गया था कि फिजिक्स में ये सवाल तो आएगा ही आएगा। दूसरा सेक्शन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित यौगिकों के केमिस्ट्री हमारे पास है ना, दूसरा सेक्शन। उसमें क्या करना है हमको, यौगिक का संरचना सूत्र लिखना है। तो यौगिक का संरचना सूत्र माने क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाना है आपको। तो उसमें देखोगे आप, तो पहला क्या है आपको दिया है, मेथेनल, ठीक है। मेथेनल, अल है ना, अल मतलब क्या हो गया, CHO। तो आपने पहले क्या रखा, CHO रख दिया, उसमें एक ही कार्बन है और यहाँ मेथ भी है, तो अगला हम क्या H जोड़ देंगे केवल। अगला क्या है, प्रोपाइन। प्रोपाइन का मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन, प्रोप 1 2 3, आइन का मतलब क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ट्रिपल बॉन्ड गया, बाकी आपने हाइड्रोजन से क्या सेटिस्फाई कर दिया। पेंटेनोन, पेंट का मतलब कितने कार्बन है ना, पेंट का मतलब 5 कार्बन, पेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 कार्बन हो जाएगा। और देखोगे तो लिखा है पेंटेनोन 3 का मतलब क्या हुआ, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो किस पोजीशन पे लगा, तीसरे पोजीशन पे। तो आपने डबल बॉन्ड ओ, बाकी सबको हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया। अगला जो लिखा आपका ब्यूटेनोन 2, ब्यूट का मतलब 1 2 3 4 कार्बन, और 2 का मतलब क्या है, ओन जो हमारा कीटोन समूह है ना, वो कहाँ पे लगा, दूसरे पोजीशन पे लगा, तो CH2 CH3 ये हो गया। अगला सवाल देखोगे तो बहुत ही आसान सवाल था ये, स्ट्रक्चर बनाने के लिए केमिस्ट्री का। अगला सवाल क्या है, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं ना, एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं। क्या बोला है, पहला सवाल है तत्वों के नाम लिखिए। तो आप देखोगे आपके पास 12 17 18 20 ये हमारे पास क्या है, नंबर दिए हैं। 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का, 17 कैल्शियम, 18 ऑर्गन, 20 कैल्शियम का, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, सॉरी। अब देखोगे अगला सवाल इसमें जो बोला है ना, वो क्या बोला, आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या और आवर्त संख्या बताइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल था ये आवर्त वाले चैप्टर से, कि समूह कौन सा है और आवर्त कौन सा है। तो उसमें देखोगे मैग्नीशियम दूसरे समूह का और तीसरे आवर्त का है, ठीक है। कैल्शियम आपका भी तीसरे आवर्त का ही है और 17वें समूह का है। आर्गन जो है, आर्गन आपका किसमें से है, 18वें समूह का और तीसरे आवर्त का है। कैल्शियम दूसरे समूह का है और कौन से आवर्त का है, चौथे आवर्त का। इसको आप देखोगे तो मैंने अगर बताया होगा आपको वीडियोस में, तो क्या होगा, इसका खत्म होता है 4s2 से, इसका खत्म होगा आपका मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। तीसरा आवर्त हो जाएगा आपका, दूसरा समूह हो जाएगा, इसका 4s2 चौथा आवर्त, दूसरा समूह हो जाएगा। आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो तीसरा आवर्त होगा आपका, ठीक है। और कौन सा समूह हो जाएगा, 18वां, 6 2 8 और 10 जोड़ के बताएंगे। क्लोरीन इसी तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा, ठीक है। तो तीसरा आवर्त होगा और 17वां वर्ग समूह हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो गया। और 7 सवाल जो है बहुत आसान सवाल था इसमें, ठीक है। जो आपके बैलेंसिंग करने के लिए आए थे, बहुत ही आसान सवाल आए हैं, उसमें कुछ तो अपने आप ही बैलेंस हैं, ठीक है। हाँ, बस लड़कियों को यहाँ फॉर्मूला लिखना था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने पहली वीडियो में बार बार बताया था, सबसे जरूरी है फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है क्या, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है और यहाँ पे बताना आपको बनेगा क्या, ठीक है। तो इक्वेशन देख करके, रिएक्शन देख करके आपको याद हो जाएगा। तो आपने सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखा Na2SO4, ठीक है। मैंने लिखना बताया था, सोडियम पे +1 सल्फेट पे -2, तो दोनों पे Na2SO4 हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड, बेरियम पे +2 होता है, क्लोराइड पे -1 होता है, तो BaCl2 हो जाएगा। BaSO4 बनेगा क्या आपका, NaCl फॉर्म होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड निकलेगा, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे बेरियम 1 सल्फेट यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, क्लोराइड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही था, तो आपने यहाँ पे क्या 2 कर देना था, 2Na बैलेंस हो गया। दूसरा क्या लिखा है, मरकरी ऑक्साइड। तो मरकरी का जो ऑक्साइड होता है उसको जनरली हम +2 वाला लेके चलते हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा HgO। उसका क्या हो रहा है, उष्मा मतलब उसका अपघटन कराया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मरकरी अलग, धातु अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो आपका यहाँ क्या निकलने वाला था, ऑक्सीजन निकलने वाला था। बैलेंस करेंगे तो देखेंगे O2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 2 Hg हो जाएंगे। अगला क्या है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट, और फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, बताना आपको क्या बनेगा। तो जैसे ही आप जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड लिखोगे आपको रिएक्शन याद आ जाएगा, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तीसरे वाले चैप्टर से धातुओं की क्रिया अम्लों से कराने पर धातु का लौट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। बैलेंस यहाँ पे सभी बैलेंस है, जिंक 1 सल्फेट 1 सल्फेट यहाँ पर भी 1, यहाँ H2 यहाँ पर भी H2, तो बैलेंस है, क्वेश्चन अपने आप। और अगला क्या दिखा है, आयरन
कॉपर सल्फेट आपको बताना है क्या फॉर्म होगा और यहाँ पे निकल रहा है कॉपर। तो देखने पे जैसे आप लिखोगे आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कौन सी है। Fe कॉपर सल्फेट, दो धातुएं, धातु का क्या होगा विस्थापन अभिक्रिया है। FeSO4 होगा, जानते हो आप, CO निकल गए यहाँ पे। यहाँ पर भी Fe1, यहाँ पर भी Fe1, तो क्या है बैलेंस है। कॉपर एक बैलेंस, सल्फेट बैलेंस, ठीक है, अभिक्रिया बैलेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है आपका देखोगे तो लिखा हुआ है क्या उष्मीय अपघटन माने क्या टूटेगा, किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CO, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या बनता है हम लोग याद किया था कि कार्बोनेट को कभी भी गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। रिएक्शन बैलेंस है, कैल्शियम एक CO3 है ना, रिएक्शन बैलेंस है। अगला क्या लिखा है, जिंक नाइट्रेट, तो जिंक लिखा, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 होगा, है ना। Ag पे क्या होता है +1, NO3 पे क्या होता है -1, दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा AgNO3 हो जाएगा। बनेगा क्या, धातु अपक्रिया फिर से आगे विस्थापन वाली, जिंक इसको रिप्लेस कर देगा, जिंक नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखोगे नाइट्रेट जो है 2 होगा और यहाँ पे नाइट्रेट एक ही था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2Ag हो गया, यहाँ पर भी 2Ag कर दिया। बाकी अगर आप ये नहीं करना चाहते थे बैलेंसिंग वाली तो आपने इसको और ऑप्शन दिया था, क्या ऑप्शन दिया था कि आप ये रिएक्शन बता सकते थे। क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया, ठीक है, बताया गया था, बार बार आता है ये। तो हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया के आप क्या लिख सकते हो, हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया कराने पर क्या होता है, जल निकलता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके साथ उष्मा निकलता है। आप एग्जाम्पल में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे मेथेन का दिखा सकते थे, इस तरीके से दहन होगा, उष्मा निकलेगी। दूसरा क्या बोला आपको, कार्बनिक यौगिकों के प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक कोई भी ले ले, मान लो मेथेन ले लिया, उसका प्रतिस्थापन दिखाना, तो उसमें एक क्या इंपॉर्टेंट थी ना, क्लोरीन के साथ क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ये दिखा सकते हो। एट लास्ट क्या CCl4 बन जाएगा आपका, सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। निकलेगा क्या अभिक्रिया में, HCl निकलेगा, है ना, हर स्टेप में। अगला क्या है, हाइड्रोजनीकरण, बहुत सिंपल एग्जांपल था। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, जो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका निकिल, पैलेडियम या प्लैटिनम इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग कराते हैं। इसको लिखना था आपको वर्डिंग्स में। तो क्या होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास एथीन है, एथीन का हम अगर क्या कराते हैं हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एथेन फॉर्म हो जाएगा। ये आप लिख सकते थे, अगर ऐसा किया आप लोगों ने बताया तो बहुत अच्छी बात है, आंसर सही है आपका। अगला देखेंगे हम लोग क्या है इसमें, 8वां आपका कौन सा, बायो पोर्शन है। तो बायो पोर्शन में तो मुझे मतलब ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या आएगा। 8वां का A, ऑक्सी अनाक्सी शोषण में 2 अंतर लिखिए। तो ठीक है, आप लोगों ने याद ही किया होगा, बहुत छोटे छोटे आंसर हैं तो मुझे भी पता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी शोषण होगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, अनाक्सी शोषण होता है। दोनों में प्रोडक्ट जो होते हैं क्या अलग अलग निकलते हैं। ऑक्सी शोषण जो होता है जनरली ह्यूमंस में होता है, अनाक्सी शोषण जो जनरली क्या होता है पादपों में होता, नहीं सॉरी उनमें भी ऑक्सी शोषण होता है। वहाँ पे क्या ऑक्सी शोषण में क्या हो जाएगा, CO2 निकलेगा, जल वाष्प के रूप में निकला, उष्मा निकलेगी, ठीक है। और अनाक्सी में कौन सा उत्पाद बनता था, एथेनॉल बनता था, ठीक है, जो कि किस में होता है, ईस्ट में होता था। ये आपका क्या डायग्राम बना करके दिखाया था चैप्टर शोषण वाले पार्ट में। अगला क्या लिखा है, लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। तो इसको याद ही किया होगा, लसिका पतला होता है, मोटा होता है, किसमें हीमोग्लोबिन पाया था, किसमें नहीं पाया था, सिंपल बता सकते हैं। काई जनन किसे कहते हैं, काई जनन अभी वहाँ ब्रायोफिल्म का नाम आया था ना, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव वहाँ पे दिखाया था हम लोगों ने कि पौधे के किसी भी भाग से क्या कर सकते हैं हम, नए पौधे का क्या निर्माण कर सकते हैं, काई जनन कहलाता है, जो कि क्या अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। हृदय का कार्य क्या है, तो हृदय का कार्य सिंपल से आप लोग तो जानते होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हृदय हमारा परिसंचरण तंत्र के लिए, ठीक है। तो हृदय जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग है, जो कि क्या करता है, रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का कार्य करता है, वो हमारा अविरत रूप से काम करता रहता है। अगला क्या लिखा है आपका, ईट हो गया 9, रसायन संश्लेषण क्या होता है। तो आप उसको कह सकते हो रसायन संश्लेषण, जो कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है एक तरह का रसायन संश्लेषण ही है, क्योंकि उसमें एक रसायन का निर्माण होता है। क्या नाम है रसायन का, C6H12O6, जो ग्लूकोज उसका निर्माण होता है, ठीक है। इसमें भाग लेना है कोई 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए। तो आप रसायन संश्लेषण में जो एसिटिक फर्मेंटेशन है, एसिटिक किण्वन है, उसको भी बता सकते हो, जिसमें एसिटिक एसिड का किण्वन कराया जाता है, वो भी रासायनिक संश्लेषण है, ठीक है। पाचक एंजाइमों के कार्य लिखिए, ये आपके पाचन वाले चैप्टर है, इसमें पाचक एंजाइम के बहुत सारे नाम आपको याद होंगे, एमाइलेज है, ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब निकलते हैं, जो इनका कार्य बता देना। तो इसको आपको कैसे करना था, हेडिंग डाल करके कि पाचक एंजाइम का कार्य क्या होता है, फिर हर 2-3 उसमें ले करके चाहे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, इन सबको दिखा देना था कि इनका क्या कार्य होता है, ये क्या करते हैं। अमीनो अम्ल को उसमें तोड़ देते हैं, एमाइलेज है तो वो स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है, उसको सरल भागों में तोड़ता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन के लिए कार्य करते हैं, वो प्रोटीन को तोड़ देते हैं, ठीक। एंजाइम का फंक्शन बताना था, बहुत आसान सवाल था ये।
और 11th में आपका जो लॉन्ग आंसर में आया वो क्या है, संक्षेप में लिखना था आपको डार्विनवाद और लैमार्कवाद। ये आपके कौन से चैप्टर से है, आनुवांशिकता वाले से है ना, आनुवांशिकता जैसे वहाँ पे डार्विनवाद लैमार्कवाद के बारे में लिखना है, डार्विन ने और लैमार्क ने क्या बताया था। तो आप उसको कैसे लिख सकते थे, डार्विनवाद के बारे में चार्ल्स डार्विन ने दिया था, क्या क्या बातें बताई थी, लैमार्क ने दिया था, क्या क्या बातें बताई थी, थोड़ा सा समजात और समरूप अंगों का लेकर के बता सकते थे, इसमें लेकर के अंतर बता देते हैं, वही लिखना था इसमें। पृष्ठों में पुष्प में निषेचनोपरांत होने वाले परिवर्तनों का कारण बताइए, वर्णन कीजिए कि पुष्प में जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद क्या चीज़ें बनती हैं। तो आपको याद होगा एनसीईआरटी में जो फिगर बना था यहाँ पे, निषेचन होने के बाद वो जो ओवम है हमारा, ठीक है, अंडाणु धीरे किसमें होता है, बीज के निर्माण होने लगता है, बीज पत्र का निर्माण होता है, बीज के साथ जो बगल वाले होते हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है। तो उसको जिसका क्या नाम था, बीजाणु नाम था, तो आगे ये बता सकते हो। इसमें क्या था कि स्ट्रक्चर बना करके उसका वर्णन करना था, तब कहीं जा करके आपको ये 6 नंबर मिलते, ठीक है, इसलिए ब्रॉड हो गया। इसमें संरचना बनाना, उसमें जो जो पार्ट है उसका नाम लिखना, ठीक है, कौन सा पार्ट जाके तना बनता है, कौन सा पार्ट पत्ती बने निर्माण करता है, कौन सा पार्ट क्या होता है, ये आपका बना था इस तरीके से, ये पार्ट आया था ऐसे, ऊपर वाले पार्ट नीचे जड़ का निर्माण करते, पत्तियों का और तने का निर्माण करते, इसको एक्सप्लेन करना था, तो जाके आपको 6 नंबर मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका पेपर रहा। हम कहेंगे पेपर मतलब आसान तो नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, बाकी आसान तो कुछ होता नहीं है, जो पढ़ा लिखा होगा वो मतलब कर ही ले जाएगा, सिंपल जिन्होंने पढ़ा हुआ है, बहुत छोटा सा पेपर होता है। तो बाकी आप देखिए आपका कितना नंबर आया, कमेंट करके बताइए, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ लड़के पढ़ रहे थे हम लोगों से, ठीक। बाकी देखिए इस तरीके से वीडियो लाते रहेंगे हम लोग, पढ़ते रहिए, पेपर जो भी होंगे उनका सोल्यूशन बना दिया जाएगा, ताकि आपको संतुष्टि मिल सके, है ना, कितने नंबर आपके हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, शेयर करते रहिए। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।